हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास मिश्रा स्टडी 91 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में सुपर टेट से संबंधित आने वाले कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक, उसका नाम है वर्ब। जो आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम क्या है, वर्ब टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। जो आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है वर्ब। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है, आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश का हार्ट है ये। आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश का ये क्या है, हार्ट है, दिल है। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, बिना वर्ब के वो सेंटेंस बनता ही नहीं है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर वर्ब चैप्टर की ही मैं बात करूं तो वर्ब चैप्टर के देखिए यूजेज कहाँ कहाँ पे हैं। अगर वर्ब की बात करूं तो देखो, जो 10th चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, वर्ब को ही यूज करते हैं। उसके बाद में कंडीशनल वर्ब का ही फेर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। यहां भी हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का अच्छा खासा यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं नरेशन, वर्ब का इधर भी अच्छा खासा यूज है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं वॉइस, इधर भी वर्ब का ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ब चैप्टर होता है इसको सीखना इन सब का बेस बनाने जैसा होता है। वर्ब चैप्टर को सीखना क्या होता है, ये जो नीचे जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन सबका ये बेस के बनाने जैसा होता है, ठीक है। तो इसलिए भी वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये है कि सुपर टेट में वर्ब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पक्का है आना है, ये 100% श्योर होता है, ठीक है। अब उसमें वो वर्ब को पहचानने के लिए दे दे, कभी कभी वो दे देता है, सेंटेंस बना देता है और नीचे वो पूछ लेता है कि इसमें वर्ब कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, पता चला उसमें 2 एडजेक्टिव लिख देगा, एक नाउन लिख देगा, एक वर्ब लिख देगा, तो वहाँ पे वर्ब की पहचान की बात आ जाती है। उसके अलावा कोई सेंटेंस दे देगा, इसमें पूछ लेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है या फिर इसमें मेन वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। कोई सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, या फिर वहाँ पे पूछ लेता है इसमें कौन सी फाइनाइट वर्ब है, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये सारी चीजें आपसे वहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी दिक्कत आपको एग्जाम में ना आए, इसके लिए आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा यहाँ पे वर्ब टॉपिक को पढ़ाना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में और बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे मैं पहले बात करूंगा कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब कहते किसे हैं, ठीक है। वर्ब कहते किसे हैं, और सबसे पहले इसकी देख लीजिए हिंदी मीनिंग। तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। तो सामान्यतः तो हम ये बता देते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे एक्शन का पता चलता है, जिससे किसका पता चलता है, एक्शन का पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। मतलब कोई भी क्रिया जिससे कार्य, ऐसा कोई भी वर्ड जिससे आपको कार्य का पता चले या किसी एक्शन का पता चले, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं, क्रिया बोल देते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अगर इसको प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसमें ये जो आर शब्द लिखा होता है ना, ये साइलेंट होता है। सामान्यतः आप लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना, वर्ब पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, वर्ब पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो आर शब्द लिखा होता है ये साइलेंट होता है, इसलिए इसको, ये जो ऊपर आधा रा लगा है इसको नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ब। आराम से बोलेंगे तो 2-4 दिन में आपके हैबिट में आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, मैं जानता हूँ आप लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अच्छा समझने के साथ साथ अच्छा बोलने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। क्लियर। तो खैर इसको हटा देता हूँ अब। तो मैं बात कर रहा था इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिससे एक्शन का पता चले वो क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन वर्ब जो होती है इसके अलावा और भी चीज़ें एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो वर्ब से देखो, मेनली अगर मैं बात करूं तो 3 चीज़ों का पता चलता है। वर्ब से किसी डूइंग का, मतलब किसी कार्य के होने का पता चलता है। उसके साथ साथ बीइंग का पता चलता, मतलब कोई कार्य यहाँ पे करना, कोई काम होना। और एक वर्ड है हैपनिंग। एक वर्ड क्या है, हैपनिंग, मतलब किसी घटना के घटित होने का पता चलता है। इन सब के साथ साथ ये अपनी जो वर्ब होती है ये स्टेट को भी बताने का काम करती है, मतलब अवस्था को भी बताने का काम करती है। चलिए तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको हम देखेंगे कि ये कैसे एक्सप्रेस करती है चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा, एक एग्जाम्पल हमने लिखा, कमल ब्रोक द टेबल। ने क्या लिख दिया, कमल ब्रोक द टेबल। ये पहला एग्जाम्पल लिख दिया हमने। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा,
इट इज रेनिंग हैवली। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा द रोज स्मेल्स स्वीट। चौथा एग्जाम्पल हमने लिखा ही इज, या ही ना लिख के कोई नाम लिख दे रहा हूं, टॉम इज वरीड, या फिर टॉम इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेज मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एक एक सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे और सेंटेंस को देखेंगे कि उसमें वर्ब से क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है। वहाँ पे हैपनिंग हो रही है, बीइंग हो रही है, डूइंग हो रही है, या कोई स्टेट को बताया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिखा कमल ब्रोक द चेयर। अब देखिए यहाँ पे कमल लिखा है, कमल सब्जेक्ट है, ब्रोक क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और जो ये द टेबल लिखा है क्या है, इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, ब्रोक तोड़ने का काम हो रहा है ना। तो ये किसको बता रहा है यहाँ पे, ये डूइंग, मतलब इसमें सब्जेक्ट द्वारा कुछ किया जा रहा है। तो कुछ करने के बारे में अगर बात हो रही है तो यहाँ पे किस चीज को एक्सप्रेस किया जा रहा है, डूइंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, डूइंग को। ये जो वर्ब लिखी है ब्रोक, ये किसको एक्सप्रेस कर रही है, डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है इट इज रेनिंग हैवली। तो इट लिखा है, ये सब्जेक्ट है, इज लिखी है हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग है ये मेन वर्ब लिखी है, और हैवली ये क्या होती है, एडवर्ब। हैवली मीन्स होता है भारी। ठीक है, मूसलाधार, तो भारी वर्षा हो रही, यही इसकी मीनिंग है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अब देखिए इसमें कोई काम, सब्जेक्ट ये जो लिखा हुआ है इट, ये कोई कार्य कर तो रहा नहीं है, तो डूइंग तो हो नहीं सकता है। ठीक है, इसमें जब कोई काम नहीं किया जा रहा है तो डूइंग तो हो नहीं सकता है। अच्छा, बीइंग का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ हो रहा। हाँ, इसमें ये हमको पता चल रहा है कि कोई घटना घटित हो रही है, एक प्राकृतिक घटना घटित हो रही है। क्या घटना घटित हो रही है, बरसात होने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना होती है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें हैपनिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसमें किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैपनिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेनिंग वर्ब लिखी है किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है, हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें लिखा द रोज स्मेल स्वीट। अब ये बताओ, क्या इसमें गुलाब कोई कार्य कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें गुलाब कोई कार्य कर नहीं रहा, तो डूइंग नहीं है। दूसरी बात, क्या इसमें कोई घटना घटित हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई हैपनिंग भी नहीं, कोई घटना तो घटित नहीं हो रही। बस ये पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, कि गुलाब महक रहा है। ठीक है, ये महका नहीं रहा है किसी को, गुलाब महक रहा है। तो यहाँ पे बीइंग को शो किया जा रहा है। किस चीज को यहाँ पे शो किया जा रहा है, बीइंग को, मतलब कुछ होने के बारे में इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ होने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अगला अगर हम सेंटेंस देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉम इज वरीड। क्या लिखा हुआ है, टॉम इज वरीड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ टॉम इज वरीड, तो यहाँ पे वरीड, वरी मीन्स क्या होता है, चिंता करना, और वरीड मीन्स क्या होता है, चिंतित होना। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें लिखा टॉम इज वरीड, तो ये जो टॉम लिखा है ये सब्जेक्ट है, इज लिखिए, वर्ब लिखिए, और ये जो वरीड शब्द लिखा है क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वरीड होने का काम कौन कर रहा है, टॉम है वरीड ना, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये जो टॉम इज वरीड लिखा है इस सेंटेंस में देखो, ना तो कोई कार्य हो रहा है, टॉम कोई कार्य तो कर नहीं रहा है। इस सेंटेंस में टॉम कोई कार्य तो कर नहीं रहा है, ये मिट गया है यहाँ पे ये। ठीक है, तो टॉम कोई कार्य अगर यहाँ पे कर नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस सेंटेंस में डूइंग तो है नहीं, कोई घटना नहीं घटित हो रही है, तो हैपनिंग भी नहीं है। क्या इसमें कुछ हो रहा है, तो इसमें कुछ होने के लिए भी नहीं दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है ये बीइंग नहीं है। तो इसमें ना हैपनिंग है, ना बीइंग है, ना डूइंग है। इस सेंटेंस में बस एक स्टेट को रेफर किया जा रहा है, एक अवस्था को, मतलब टॉम की अवस्था क्या है कि वो चिंतित है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें बी बेस की वर्ब है, इसको लगा के इसमें एक स्टेट को बताया जा रहा है, एक अवस्था को एक्सप्रेस किया जा रहा है। यह हमने लिखा टॉम इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये जो टॉम इज अ गुड स्टूडेंट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसके थ्रू भी अब टॉम इसमें कुछ कर नहीं रहा, तो ये भी बीइंग तो है नहीं, हैपनिंग भी नहीं है,
सॉरी डूइंग नहीं है, हैपनिंग नहीं है और बीइंग भी नहीं है। तो ये जब तीनों में से कुछ नहीं है तो फिर अब ऐसा तो है नहीं कि सेंटेंस है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो लिखा हुआ है, लिखा टॉम इज अ गुड स्टूडेंट, मतलब टॉम के गुड स्टूडेंट होने के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ भी ये जो इज लिखी हुई है ये बी बेस की वर्ब है और इसके थ्रू हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, स्टेट को। इस चीज़ के थ्रू यहाँ पे अवस्था को बताने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वर्ब होती है उसके कईयों फंक्शन होते हैं, कईयों तरह से एक सेंटेंस में वो काम करती है। वो हैपनिंग को भी बताती है, बीइंग को भी बताती है, डूइंग को भी बताती है और उसके साथ साथ स्टेट मतलब अवस्था को भी बताने का काम किया करती है। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी। अब ये डेफिनेशन की बात तो यहाँ पे हो चुकी है, डेफिनेशन की बात तो यहाँ पे हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके टाइप्स वगैरह के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा वर्ब के टाइप्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ब के टाइप्स के बारे में बात करूं तो वर्ब मेनली दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः जो वर्ब को हम बांटते हैं मतलब इसके प्राइमरी कंडीशन पे, तो इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। और अगली क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनफाइनाइट मत सोच लेना, ये एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को आगे फिर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। आगे क्या होती है दूसरी? मेन वर्ब। मेन वर्ब को आगे फिर हम दो भागों में बांटते हैं और एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, हिंदी में ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम इसको और आगे भी बांटेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब को फिर हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी और एक होती है हेल्पिंग ऑक्सिलरी। ठीक है, और जो अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इसको हम तीन अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं और इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब इसको हम तीन अलग अलग भागों में बांटते हैं और जो पहला भाग होता है उसको बोला जाता है इन्फिनेटिव। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं जेरेंड और तीसरा जो भाग होता है इसका उसको बोलते हैं हम पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं उसको? हम पार्टिसिपल बोलते हैं। ये जो अपना इन्फिनेटिव होता है ये हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा होता है। किस फॉर्म में लिखा होता है डियर स्टूडेंट? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमेशा लिखा होता है। जो जेरेंड होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिखा होता है। और ये जो पार्टिसिपल है इसको हम तीन और भी अलग अलग भाग में बांटते हैं, इसको हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीन अलग अलग इसके भाग होते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे इनके फंक्शन की। तो ये जो इन्फिनेटिव होता है, ये जो अपना इन्फिनेटिव होता है ये नाउन का काम करता है सेंटेंस में। ये जो जेरेंड अपना होता है ये भी नाउन का काम करता है और ये जो पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव का काम किया करता है। ठीक है, और ये कैसे नाउन के फंक्शन करेंगे और एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे इस बात को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए, तो ये हो गई इसकी पार्टीशन की बात और इधर मैंने अलग अलग पूरा इन सब भागों को बांट लिया है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को डिटेल में यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब की बात हो गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की। किसकी बात करूँगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो बगल हो जा रहा हूँ थोड़ा सा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगली स्लाइड में यहाँ पे मैं बात करूँगा वर्ब के फाइनाइट फॉर्म की और नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होगी फाइनाइट वर्ब की, ठीक है। देखिए जो शब्द होता है फाइनाइट, अगर मैं इस फाइनाइट केवल शब्द की बात करूँ तो जो पर्टिकुलर वर्ड होता है फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स होता है लिमिटेड। फाइनाइट मीन्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड मीन्स क्या होता है, सीमित। फाइनाइट मीन्स क्या होता है, लिमिटेड, और लिमिटेड मीन्स क्या होता है, सीमित। तो ऐसी वर्ब्स जो सीमित होती हैं, वह क्रियाएं जो सीमित होती हैं। अब सीमित कैसे होती हैं, इस बात को समझो। देखिए कोई भी जो सेंटेंस लिखा होता है, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखा हो, उसका एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है, बेसिक फॉर्मेट होता है। और वो जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस लिखा है उसमें पहले सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये कोई भी इंग्लिश ग्रामर का अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमेशा इसी एक बेसिक फॉर्मेट में होता है, और यही इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात यह है समझने की कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ होता है तो उस सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। मतलब वर्ब का प्रयोग हम जो करते हैं किसके अनुसार करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। क्लियर है इतना, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब देखिए ये जो वर्ब होती है, एक तो मैंने बताया किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब हम डिसाइड कैसे करते हैं इस बात को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो एक तो वर्ब डिसाइड करते हैं, जैसा सब्जेक्ट होती है वैसी वर्ब। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आती है। एक ये छोटा सा फॉर्म हो गया। तो एक तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। दूसरा जो इसका पहलू हो ये है कि वर्ब को दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। मतलब अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब लिखी हुई है तो वर्ब को डिसाइड करने के लिए दो चीज़ों का हमें वहाँ पे यूज करना होता है। एक तो देखना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, और दूसरा देखना होता है कि टेंस कौन सा है। इन दोनों के आधार पे तब डिसाइड होता है कि वर्ब वहाँ पे कौन सी आएगी। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है। वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। मतलब जैसा सब्जेक्ट और टेंस चाहेंगे उसी हिसाब से वर्ब होगी, या जैसा सब्जेक्ट और टेंस आएगा उसी हिसाब से वर्ब होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से डेफिनेशन सुनो किसकी, फाइनाइट वर्ब की। देखो फाइनाइट मीन्स क्या होता है, सीमित। तो वह क्रियाएं या ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, अब देखो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं ना, या नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। एक क्या होता है, प्लूरल नंबर। अच्छा सिंगुलर नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जो संख्या में एक को दिखाए, मतलब एक सिंगल को दिखाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। हिंदी में बोलते हैं एक वचन, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन। और एक से अधिक को अगर कोई सब्जेक्ट व्यक्त कर रहा है, मतलब मोर देन वन, किसको व्यक्त कर रहा है, मोर देन वन को, अगर कोई चीज कोई भी नाउन है अगर वो मोर देन वन को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुवचन। तो भैया जो नंबर होते हैं दोस्तों, जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। तो सब्जेक्ट के भी दो प्रकार होंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो इन्हीं को नंबर बोला जाता है। तो मैं बोल रहा था कि ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस पर डिपेंड होती हैं या टेंस से लिमिटेड होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। या जो लोग नोट्स बना रहे हैं ऐसा लिख सकते हैं कि वह क्रियाएं या ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस के द्वारा किया जाता है या टेंस के अनुसार किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे मैं बात करूंगा यहाँ पे फिर नॉन फाइनाइट वर्ब की। आगे मैं यहाँ पे फिर बात करूंगा किसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब की। किसकी बात करूंगा यहाँ पे, नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब देखो फाइनाइट मीन्स अगर लिमिटेड होता है, सीमित होता है, तो नॉन फाइनाइट मीन्स क्या हो जाएगा,
अनलिमिटेड मतलब असीमित, क्या हो जाएगा, असीमित। तो इसकी जो डेफिनेशन जस्ट इसका अपोजिट है। तो वह वो क्रियाएं या ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के आधार पर नहीं किया जाता, या वह क्रियाएं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर अथवा टेंस के बदलने पर परिवर्तित नहीं होती, बदलती नहीं हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है इतना? अभी जो भी मैंने डेफिनेशन आपको बताई इसका मतलब क्या था, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो पहले मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूं। हमने लिख दिया ही wants to go there। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा they want to go there। और तीसरा हमने लिखा they wanted to go there। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिख दिया। ठीक, अब हमको ये तीनों सेंटेंस में ये पता करना है कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट है, यही चीज़ हमको यहाँ पे पता करनी है। तो भैया मैंने जो डेफिनेशन बताई वो ये बताई कि ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर बदलने पर या टेंस के बदलने पर बदल जाया करती हैं, मतलब उनके अनुसार प्रयोग की जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के बदलने पर नहीं बदलती हैं, परिवर्तित नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब हमने सेंटेंस लिखा है, अब हम एक एक सेंटेंस में किसी में नंबर बदलेंगे, किसी में टेंस बदलेंगे। अब नंबर या टेंस के बदलने पे जो बदल जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट, और जो नहीं बदलेगी वो क्या होगी, नॉन फाइनाइट होगी। क्लियर? तो आइए चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है इसमें देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो अच्छा, दूसरी बात ये जान लो कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा, हर सेंटेंस में दो दो वर्ब्स का प्रयोग किया गया है। एक इसमें चाहने का काम हो रहा है और एक यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। तो हमने देखा ये ही लिखा है और वांट से एक वर्ब लिखी है और एक वर्ब क्या लिखी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी है, और एक यहाँ पे लास्ट में एडवर्ब लिखा देयर। तो अगर सेंटेंस को हम देखें तो पहला वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें टेंस कौन सा है, तो हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा है, मतलब टेंस इसमें प्रेजेंट है। कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, इस बात को भी नहीं देखेंगे, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसको नहीं पता वो समझ ले, लेकिन बस इसमें ये देखना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, बस इतना भी देखना है। ठीक है, तो हमने देखा इस सेंटेंस में टेंस कौन सा लगा है, प्रेजेंट टेंस। अच्छा, जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा, ही, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। क्लियर है इतना? अब ये अपना बेसिक सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसमें या तो सब्जेक्ट को बदलेंगे या तो टेंस को बदलेंगे। अब सब्जेक्ट या टेंस दोनों में से किसी के बदलने पे जो वो बदल जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब हमने क्या किया कि ही सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो हमने क्या किया, उसके स्थान पे यहाँ एक प्लूरल सब्जेक्ट लिख दिया। तो अब अपना ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हमने देखा कि जैसे ही दे को हमने चेंज किया, जहाँ पे वांट्स लिखा था वहाँ पे क्या हो गया, वांट लिख उठा, और ये टू गो जो लिखी हुई थी वैसे जैसे पहले लिखी हुई थी वैसे अभी भी लिखी हुई है। ठीक, फिर हमने क्या किया कि अब की बार हमने जो इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ था, सब्जेक्ट जैसे था वैसे ही रहने दिया, मतलब इधर प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ था तो प्लूरल ही रहने दिया। अब की बार सब्जेक्ट चेंज नहीं करते, सब्जेक्ट को हमने कांस्टेंट रखा। अब की बार मैं क्या करूंगा, टेंस चेंज करूं। देखो टेंस यहां भी प्रेजेंट ही था ना, यहां पे हमने टेंस को कांस्टेंट रखा था, सब्जेक्ट चेंज किया था। अब मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट को कांस्टेंट रखूंगा, टेंस चेंज कर दूंगा। तो टेंस को मैंने चेंज किया, प्रेजेंट से मैंने चेंज कर दिया पास्ट में। ठीक है, और जैसे ही हमने पास्ट में चेंज किया तुरंत हमने देखा ये जो वांट वर्ब लिखी हुई थी किसमें बदल गई, वांटेड में। लेकिन ये जो टू गो लिखा हुआ था ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रह गया। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस जो आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर इनको हमने एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि ये जो वर्ब वांट लिखी हुई थी, ये जो वर्ब वांट लिखी हुई थी, ये सेंटेंस में टेंस या फिर सब्जेक्ट के नंबर के बदलने पे बदल जाया कर रही है। तो ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अनुसार बदल जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उनको हम? फाइनाइट वर्ब बोला करते हैं। और ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के बदलने पर नहीं बदलती हैं उनको हम क्या बोला करते हैं? उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखी हुई है टू गो, ये क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ठीक है। और मैंने आपको जब अभी नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में इधर बताया है तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में कि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो ये जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ लिखी थी वो क्या थी? इन्फिनेटिव थी। क्यों? क्योंकि वो 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में वहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो वहाँ पे जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखी है टू गो, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? नॉन फाइनाइट। वैसे ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट। वैसे ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट। तो आशा करता हूँ कि अब आज के बाद में आपको कभी भी अगर सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी वर्ब फाइनाइट है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट है तो आप आसानी से वहाँ पे बता ले जाएंगे, कैसे? चेंज करके वहाँ पे। क्लियर है ना? कोई कन्फ्यूजन? मैं जानता हूँ आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन अब नहीं आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो एक टॉपिक ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो कि आपके टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट और सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपसे पूछा जाता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है आपसे? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो अब इसके जस्ट बाद में पहले मैं उसको फिनिश कर देता हूँ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को, फिर मैं आगे अदर वर्ब्स पे डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ किसके बारे में? ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब अगर मैं बात करूं इसके शाब्दिक अर्थ की है, हिंदी के अर्थ की, तो इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। इसकी मीनिंग क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है इसकी मीनिंग। ठीक है, देखिए एक शब्द होता है ऑब्जेक्ट। एक शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की हिंदी जो होती है वो होती है कर्म। ऑब्जेक्ट की हिंदी जो होती है वो क्या होती है? कर्म। तो जो पहला ये हमारी पहली क्रिया है, इसको नाम हमने क्या दिया हुआ? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट और सा मीन्स सहित, मतलब ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, मतलब ऑब्जेक्ट सहित। सकर्मक का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सहित या कर्म सहित। तो ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हैव एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं बात करूं दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब की। दूसरी में किसकी बात करूंगा? इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करूंगा यहां पे। ठीक है, और इंट्रांजिटिव की हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव की हिंदी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे फिर वही कर्म वाली बात है। कर्म मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखा अकर्मक, और आ जब शब्द लग जाता है तो ये किसी चीज के एलिमिनेशन को दिखाता है, मतलब कोई चीज हट जाता है। तो अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। अब कर्म ना हो मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब हैव नो ऑब्जेक्ट। तो वह क्रियाएं या ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम क्या बोल देते हैं? अकर्मक, या उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट होता है उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आ जाइए थोड़ा सा टॉपिक पे। थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करूंगा कि किसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे और किसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये मैं लिख रहा हूँ, टॉम prepared the project। दूसरा हमने यहां पे लिखा कमल sent me a box। तीसरा हमने लिखा रोहन परचेज्ड अ पेन। ठीक है,
चौथा एग्जाम्पल हमने लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। अब इन चारों एग्जाम्पल्स को हमको देखना है, उसके बाद में डिसाइड करना है कि कौन सी जो इसमें वर्ब आई है, कौन सी वर्ब फाइनाइट ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उनको ट्रांजिटिव और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। देखिए, अगर कोई सेंटेंस लिखा और उसमें ऑब्जेक्ट को आपको ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले खोजते हैं उस सेंटेंस की मेन वर्ब को। किसको खोजते हैं? उस सेंटेंस की मेन वर्ब को। और जब किसी सेंटेंस की मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं whom या what से, किससे क्वेश्चन करते हैं? whom या what से। whom मीन्स क्या होता है? किसको। ठीक है, किसका है? किसको। और what मीन्स क्या। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब से, तो इन दोनों का जो जवाब मिलता है वो उस सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इन दोनों को जो जवाब होता है वो सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और जानिए कि जो होम का जवाब होगा वो कोई किसी पर्सन को व्यक्त करता है। जो होम का जवाब होता है किसको व्यक्त करता है? किसी पर्सन को। और जो व्हाट का जवाब होता है किसी थिंग्स को व्यक्त करता है, मतलब किसी वस्तु को व्यक्त करता है। और ये जो होम लिखा है किसको व्यक्त करता है? किसी व्यक्ति को व्यक्त करता है। क्लियर है इतना? तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे जो अपना पहला से जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा है टॉम प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट। अब टॉम सब्जेक्ट है, ये पता है आपको, और प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब है। जिनको नहीं पता सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, तो भैया सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हु। मेन वर्ब से हम क्वेश्चन क्या करते हैं? हु। और हु मीन्स क्या होता है? कौन। और ये जो हु का जवाब होता है वो उस सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड लिखा है, प्रिपेयर मीन्स क्या होता है? बनाना। तो कौन बनाया? तो टॉम ने बनाया है। ठीक है, किसने तैयार किया है? तो टॉम ने तैयार किया। तो देखो यहाँ पे हु का जवाब क्या हो जाएगा? टॉम। तो टॉम क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब हमको क्या करना है? इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। और मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। किससे करते हैं क्वेश्चन? होम से क्वेश्चन करते हैं या फिर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन पूछ के देखेंगे, जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट होगा, जवाब नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा टॉम प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर मीन्स क्या होता है? तैयार करना। तो किसको तैयार किया? होम। टॉम प्रिपेयर्ड होम, किसको तैयार किया? तो जाहिर सी बात है हमको इसका कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसको का जवाब कोई पर्सन होना चाहिए, कोई व्यक्ति। क्या इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई? नहीं बात की गई, तो कोई जवाब नहीं। फिर मैं यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि टॉम ने क्या तैयार किया? टॉम प्रिपेयर्ड व्हाट। तो जब मैं यहाँ पे फिर क्वेश्चन पुटअप करूंगा व्हाट से, तो हमको जवाब मिला कि टॉम ने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया, मतलब व्हाट का हमको जवाब मिला। और जो जवाब मिलता है वही क्या हो जाता है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो भैया यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिखा है ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इतना आया समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा एक मेन वर्ब यहाँ पे क्या लिखी है? सेंट लिखी है। सेंट मीन्स क्या होता है? भेजना। तो कौन भेजा? तो कमल भेजा। तो कमल क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। कमल क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब हमको क्या फाइंड आउट करना? ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे whom और व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे whom और व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। सेंट मीन्स क्या होता है? भेजना। तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे सेंट whom, किसको भेजा? तो जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्ट मिला कि मुझको भेजा, मी, मुझे भेजा। ठीक है, तो ये जो मी हो जाए, मी जवाब आया, ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस का इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से कि सेंट व्हाट, क्या भेजा? तो जवाब मिला कि अ बॉक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सेंटेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए लिखा परचेज्ड। परचेज क्या है? वर्ब है। कौन परचेज किया? रोहन। तो रोहन क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर whom या व्हाट से, तो किसको परचेज किया? परचेज्ड whom। तो जाहिर सी बात है इसमें किसी व्यक्ति की बात तो की नहीं गई है, तो किसी को नहीं परचेज किया गया। अब वैसे भी व्यक्ति थोड़े परचेज किया जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट से, परचेज्ड व्हाट। तो जवाब के रूप में मिला अ पेन। तो ये जो पेन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ही इज गोइंग टू स्कूल। चलिए इसमें मेन वर्ब क्या है? स्कूल है, सॉरी गोइंग है। तो कौन जा रहा है?
तो जाहिर सी बात है जवाब के रूप में मिला ही, तो ही क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमको whom या what से क्वेश्चन पुट अप करना है, तो किसको जा रहा है, तो आप ये मन में मत सोचना कि स्कूल को जा रहा है, नहीं भैया स्कूल को नहीं जा रहा है। अगर मैं पूछूंगा किसको जा रहा है तो इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति को थोड़े जाएगा। हाँ, ये जब मैं पूछूंगा कहाँ जा रहा है तब आप बताओगे कि स्कूल को जा रहा है। तो ये जो टू स्कूल है कहाँ का जवाब है, ये किसी स्थान के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि गोइंग व्हाट क्या जा रहा है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा ये जो वर्ब लिखी है इसका दोनों में से कोई जवाब नहीं मिला, तो जवाब नहीं मिला तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और भी आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो पहले इधर देख लो। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका जवाब है, ये व्हाट का जवाब है, और व्हाट का जवाब मैंने बताया हमेशा क्या होता है, थिंग्स। तो प्रोजेक्ट क्या है, थिंग्स होगा ना। ऐसे ये जो बॉक्स लिखा है ये किसका जवाब है, ये भी व्हाट का जवाब है, और व्हाट का जवाब हमेशा क्या होता है, किसी थिंग्स या वस्तु को दिखाता है, ठीक। ऐसे मी ये जो लिखा है मी किसका जवाब है, ये whom का जवाब है, और ये किसको दिखा रहा है, पर्सन, मी, मैं, मुझे, कोई व्यक्ति हूं ना, तो यहाँ पे जो मी है ये व्यक्ति को दिखा रहा है। ऐसे पेन ये किसका जवाब है, ये जो पेन लिखा है ये व्हाट का जवाब है, और व्हाट किसको दिखाता है, थिंग्स को। लेकिन इसमें दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिला, मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको डेफिनेशन जो बताया था कि ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इससे हमको भाइयों ये पता चला कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें ये जो प्रिपेयर्ड लिखा है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो प्रिपेयर्ड लिखा है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ये जो सेंट लिखा हुआ है ये भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ऐसे परचेज जो लिखा है ये भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ये जो गोइंग है ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो गोइंग वर्ड लिखा है क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ये अकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देखो, एक आध दो एग्जाम्पल। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल और आपको दिख रहा है, दो एग्जाम्पल और दूंगा मैं। यहाँ पे हमने लिखा कि राधा sang very well in the party। और अगला हमने लिखा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा राधा sang a song in the party। और अगला हमने लिखा sang very well in the party, ठीक है। ये सेंटेंस हमने दो सेंटेंस आपके सामने लिख दिया। हमको इसमें चेक करना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को, तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें मेन वर्ब क्या है, sang है, और इसमें भी मेन वर्ब क्या है, sang है। अच्छा, मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं, कोई भी वर्ब ऐसी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या es/es, इस फॉर्म में अगर कोई भी वर्ब होती है तो निश्चित रूप से हमेशा क्या होती है, मेन वर्ब हुआ करती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा sang वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये दोनों क्या है, मेन वर्ब है। अच्छा, तो कौन गाया, तो राधा, तो राधा क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। यहाँ भी कौन गाया, राधा, तो राधा भी क्या हो जाएगी, यहाँ भी सब्जेक्ट। फिर हमको ऑब्जेक्ट खोजना है, फिर हम क्या करेंगे, whom या what से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। किससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, whom से पुटअप करेंगे या फिर what से। तो चलिए क्वेश्चन हम पुटअप करने का काम शुरू करते हैं। तो राधा sang, राधा ने किसको गाया, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या कोई व्यक्ति की बात की गई है, नहीं, तो whom का जवाब हमें नहीं मिला, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, राधा sang what, राधा ने क्या गाया, तो जाहिर सी बात है उसने गाना गाया, तो यहाँ पे जो व्हाट शब्द लिखा है इसका जवाब मिला, तो ये जो अ सॉन्ग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ छोड़ दीजिए इसको, अब आ जाते हैं सेकंड वाले सेंटेंस पे। फिर लिखा है राधा sang, राधा ने गाया, किसको गाया, तो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जवाब नहीं मिला। फिर राधा ने क्या गाया, तो इसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब आप अपने मन में सोच रहे होंगे नहीं सर राधा ने कुछ ना कुछ तो गाया ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, जाहिर सी बात है उसने कुछ गाया होगा, लेकिन क्या वो शब्द इधर लिखा हुआ है, तो जब तक लिखा ना हो तब तक इंग्लिश में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। डोंट बी इमोशनल विथ इंग्लिश, ठीक है, बी प्रोफेशनल इन योर वर्क, ठीक।
तो अपने वर्क में प्रोफेशनल होना चाहिए, जितना कहा जाए बस उतना ही करना चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा। और यही चीज़ इंग्लिश पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो गाया होगा, बट यहाँ लिखा नहीं है तो हम बोलेंगे भी नहीं। आया समझ में? क्लियर है इतना? तो देखिए इन दोनों में से हमको किसी का भी जवाब नहीं मिला। तो ये आपको एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया हूँ क्यों। अच्छा अब देखो जो फर्स्ट वाला अपना लिखा हुआ है, ये अपना यहाँ पे जो फर्स्ट वाला साइन लिखा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। और ये जो नीचे साइन लिखा है ये क्या हो जाएगा अपना इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि अगर किसी एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कि भैया इसमें ये वर्ब जैसे प्रिपेयर लिखा है तो प्रिपेयर वर्ब लिखी है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपके दिमाग में ये चलने लगा कि नहीं प्रिपेयर कहीं भी दिखेगी तो हम ट्रांजिटिव ही मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सॉन्ग लिखा था ये किसका जवाब था, ये व्हाट का जवाब था और ये थिंग्स में आया, ठीक है। और हूँ का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा इसमें सेम वर्ब लिखी है बट इनमें दोनों का कोई जवाब नहीं मिला, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। देखो मीनिंग क्या होगी, राधा sang a song in the party, राधा ने गाया एक गाना पार्टी में, राधा ने पार्टी में एक गाना गाया। यहाँ पे मीनिंग राधा sang very well in the party, राधा ने पार्टी में बहुत अच्छा गाया, ठीक है। तो बस यही मीनिंग निकल रही है। अच्छा थोड़ा सा इसके मैं पिछली स्लाइड पे आता हूँ, वहां पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखो एक शब्द है और एक जो गोइंग है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ब्स ऑफ मोशन। देखो ये गति को बता रहा है ना, तो ऐसी कोई भी वर्ब जो गति को बताती है, मतलब जो वर्ब्स ऑफ मोशन के अंतर्गत आती है। अब कौन सी वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कम हो गया, गो हो गया, अराइव हो गया, रन हो गया, ये सब क्या होती हैं, वर्ब्स ऑफ मोशन होती हैं। ये गति के बारे में बताती हैं। तो जितनी भी वर्ब्स ऑफ मोशन होती हैं हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उनका कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है या कोई भी वर्ब इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए जो बैच अपना ये सुपर टेट का बैच है, ये एक मास्टर बैच है जो 100% आपकी सक्सेस को एश्योर करता है, 100% सफलता को सुनिश्चित करता है। और आपको यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट और पीडीएफ, उसके साथ साथ आपको ऐसी वीडियोज प्रोवाइड की जाएंगी जो आपको क्वालिटी उसमें मिलेगी, आपको टीचिंग क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे नंबर तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। कुल मिला के स्टडी 91 के आप ऐप पे आप विजिट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप स्टडी 91 की वेबसाइट पे आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए हुए हैं उस पर आप लोग वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट इधर लिखी हुई है, इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सुपर टेट का, जो कि जिसमें एडमिशन स्टार्ट है, तो आप यहाँ से उस बैच को खरीद सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 का, वहाँ से ऐप से भी आप परचेज कर सकते हैं। आप दोनों में से कहीं से भी परचेज करेंगे, एक बार आप ऐप को कोर्स को परचेज कर लेंगे तो आप अगर चाहेंगे तो ऐप वो कोर्स इसमें वेबसाइट पर भी खुल जाएगा, और चाहेंगे तो वो आपकी मोबाइल में भी खुल जाए। वेबसाइट पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसके पास मोबाइल नहीं वो लोग लैपटॉप जो लोग चलाते हैं वो यहाँ वेबसाइट से भी वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे आपके जो दोस्त हैं उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। क्लियर? ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।